love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। और अपन ने जो कर लिया अपना चैप्टर जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे करें। अपन ने लास्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था कि कुलाम्ब्स लॉ पढ़ लिया अपन ने, कुलाम्ब्स लॉ का सदिश निरूपण पढ़ लिया अपन ने, बहुल आवेशों के कारण अपन ने कैसे अपन फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी एक चार्ज पर, वो अपन ने स्टडी कर लिया। और अब इससे आगे करते हैं, प्राविद्युतांक भी अपन ने पढ़ लिया। इससे आगे अपन पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव जिसे इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं वो भी पढ़ेंगे। अब तो आज लगभग ये रहेगा मेरी कोशिश कि आपका चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि जो ये चीजें बिल्कुल इजी चीजें हैं। क्योंकि अपन जो टाइम देंगे वो जो मेन अपना टिपिकल आगे जैसे विद्युत द्विध्रुव है उसको समझने में थोड़ा सा डेरिवेशन है, अक्षीय निरक्षीय स्थिति वाला। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एरिया। एरिया एक रेंज होती है जहां तक आपका अधिकार होता है, सीधी सी बात है। ऐसा ही विद्युत क्षेत्र में भी विद्युत एक विद्युत आवेश का उतना ही रेंज तक अधिकार होगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? मान लो कोई आवेश Q है, फिर अपन डेफिनेशन को मैच करेंगे। आवेश Q है, अब Q है तो इसके चारों ओर कोई क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब इसका पता कैसे लगेगा कि कितनी रेंज तक इसका क्षेत्र है? तो साहब इसका पता लगने के लिए अपन ने ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि किसी अन्य आवेश को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आवेश लेके आते हैं उसको बोलते हैं अपन परीक्षण आवेश। अभी देखते हैं परीक्षण आवेश होता क्या है। तो कोई परीक्षण आवेश है मतलब कोई दूसरा आवेश है जिसका जो अपन कह सकते हैं मैग्नीट्यूड जो है इस वाले आवेश से थोड़ा कम रखेंगे ताकि पता चलेगा इसका इफेक्ट इस पे। तो क्या हुआ कि मैं किसी परीक्षण आवेश को लेके आ रहा हूं विद्युत क्षेत्र में, तो साहब लेके आया, यहाँ पे आके क्या करेंगे कि इस पे कोई ना कोई बल का अनुभव होगा। अगर ये पॉजिटिव टाइप होगा तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देने की कोशिश करेगा, जबकि नेगेटिव टाइप होगा तो इसको खींचने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, तो यानी कि इस पे क्या हुआ, एक बल का अनुभव हुआ। तो जिस बाउंड्री पे अपन कह सकते हैं जिस पॉइंट पे पहला फोर्स लगेगा वहीं से स्टार्ट हो जाता है उसका क्षेत्र। जैसे एक सिंपल से तरीके से मैं आपको समझू, दो चुंबक है मेरे पास में और उनको मैं पास लेके आ रहा हूं, जैसे अपोजिट पोल को पास लेके आ रहा हूं, एन के पास एस लेके आ रहा हूं। तो क्या होगा कि पहले तो दूर रहेंगे, तो एक ही दम आते ही एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें वो एक ही दम खींच लेगा। तो जहां से उसको वो खींच रहा है वो उसका क्षेत्र कहलाता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत का मतलब मैंने बता ही दिया, आवेशों का क्षेत्र होगा। विद्युत का मतलब ही आवेश होता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वो एरिया जिसमें किसी अन्य आवेश को लेके आवे तो क्या करेगा, उस पर किसी न किसी तरीके का ये बल लगाएगा। वो हो सकता है आकर्षण प्रकृति का, हो सकता है प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। तो उस जिस क्षेत्र में सब कुछ होगा उस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। जैसे इसमें लिखा हुआ है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आने वाले अन्य प्रत्येक आवेश पर एक बल का अनुभव होगा, बल का अनुभव होता है। तो इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है साहब, विद्युत क्षेत्र के लिए कम से कम दो आवेश चाहिए मेरे को। जो मेन आवेश होता है जिसका विद्युत क्षेत्र अपन चेक कर रहे हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र है, तो उस आवेश को अपन बोलते हैं स्रोत आवेश, क्योंकि सोर्स है उसी का क्षेत्र अपन चेक कर रहे हैं। तो जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है उसको अपन बोलते हैं स्रोत आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, कोई दूसरा आवेश होता है जिसको लेके आ रहे हैं उस क्षेत्र में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश या एक्सपेरिमेंटल चार्ज। और इस स्रोत आवेश को बोलते हैं अपन सोर्स चार्ज। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया विद्युत क्षेत्र। अब इसमें एक छोटा सा टर्म्स आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको ई वेक्टर से शो करते हैं। विद्युत क्षेत्र को भी अपन ई वेक्टर से ही शो करते हैं, दोनों एक ही चीज है। ये इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा वो बताता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाकी दोनों को अपन लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात एक ही होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है साहब, यहाँ पे बल लग रहा था, बिल्कुल आपने कहा यहाँ पे एक बल लग रहा है एफ वेक्टर। ठीक है, किस पे लग रहा था, इस क्यू नोट आवेश पे। तो क्यू ने मतलब जो अपने आवेश पे बल लग रहा है उसको मैं क्यू नोट से डिवाइड कर दूं, यानी कि बल बटा आवेश को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेफिनेशन क्या बनी, एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल बटा आवेश, बल कौन सा, विद्युत बल। मात्रक क्या होगा, बल का होता है न्यूटन, आवेश का आपको पता ही है कुलाम, तो न्यूटन बटा कुलाम। विमा आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। न्यूटन यानी कि फोर्स की क्या होती है, m1 l1 t-2, पता है F इज इक्वल टू ma। तो m1 l1 t-2 इसकी हो गई, जबकि आपके कुलाम यानी कि आवेश की एम्पियर इंटू सेकंड होती है, ऊपर जाएगा तो m1 l1 t-3 a-1। अब देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितने टाइप का हो सकता है। एक तरह से प्रकार ही हुआ है कि किस टाइप का हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र अगर धनावेश का देख रहे हैं तो पहला है धनावेश का विद्युत क्षेत्र कैसा होगा,
तो साहब धनावेश का होगा, ये मान लो आपका प्लस का क्यू रखा मैंने, तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई दिखेगी। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जनरली होती है जो अपन आगे देखेंगे। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे जो होगा वो होगा बाहर की तरफ, ई वेक्टर से शो कर रहा हूं, यानी कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। जबकि मान लो यहाँ पे होता माइनस का क्यू, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ आता हुआ। देखो एरो अंदर लगा रहा हूं मैं, है ना, विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ दिखेगा आपको। तो यानी कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा अंदर की तरफ होगा। तो ये थोड़ा सा बेसिकली आपका विद्युत क्षेत्र के बारे में था। नेक्स्ट, और एक चीज और याद रखना कि विद्युत क्षेत्र जो एक सदिश राशि है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेक्टर लगा रखा है तो कहने की जरूरत नहीं थी, सदिश राशि है जिसकी परिमाण और दिशा दोनों के बारे में पता होता है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा इसका एक छोटा सा एक सिंगल आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला अपन निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपना एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं एकांक आवेश। ठीक है, तो क्या होगा एकांक आवेश, मान लेते हैं कोई आवेश है आपका Q, ठीक है, ये किसी पॉइंट O पे रखा हुआ है और इसके पास अपन कोई दूसरा आवेश लेके आ रहे हैं Q नोट। Q नोट मेरा क्या है, परीक्षण आवेश। तो Q के पास क्या लेके आ रहे हैं, Q नोट। Q का विद्युत क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा, अब अपने को पता बाहर की तरफ निकलता हुआ मैं बता भी देता हूं। तो ये Q का विद्युत क्षेत्र है, ये रखा हुआ O पे, और ये इस लाइन पे लेके आ रहा हूं इसको, ये लाइन जो है किसको लेके आ रहा हूं, Q नोट को। ठीक है, यानी कि ये Q हुआ, ये Q नोट हुआ, ये O पे है, ये P पॉइंट पे है। तो आपको पता है अगर ये प्लस का है, Q नोट तो ऑलरेडी मैं प्लस का ही लेता हूं अधिकतर, तो आपको पता है यहाँ पे एक बल लगेगा, वो बल होगा, और यहां से इसकी डिस्टेंस भी बता देता हूं, O और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो O और P के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तो OP कितनी है अपनी, स्मॉल r। तो आपको पता है कि O और P पर प्लस प्लस के कारण विद्युत बल किधर लगेगा, बाहर की तरफ। लेकिन यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वो अपने आप निकल के आएगी। अभी तो मैंने F वेक्टर ही शो कराया, और इसी में बताऊंगा मैं E वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस विद्युत क्षेत्र का मान अपन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो E वेक्टर बराबर F वेक्टर, और जिस आवेश को लेके आ रहे हैं उसको नीचे लिख देते हैं। F वेक्टर आपको पता है कूलाम के नियम से क्या होगा, यहां पे अगर मैं F वेक्टर निकाल के बताऊं आपको, तो F वेक्टर क्या होगा, कूलाम के नियम से K आता है एक आवेश यानी कि Q, दूसरा आवेश यानी कि Q नोट, अपन ने पढ़ा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q नोट है, और बीच में डिस्टेंस है R स्क्वायर। तो इसको अपन इसमें रख दें, एक में, समीकरण एक में मान रखें, एक में रखने पर आपका E वेक्टर आ जाएगा, E वेक्टर बराबर F वेक्टर की जगह क्या लिख दूं मैं, F वेक्टर की जगह लिख देता हूं K Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा Q नोट, क्योंकि F की जगह मैंने क्या लिख दिया K Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और नीचे Q नोट ये अपनी जगह है ही है, Q नोट से Q नोट कट जाएगा। और सदिश में अगर लिखना है तो यहाँ पे आपको पता है R कैप भी लिखना पड़ेगा। तो फाइनली आपके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे R कैप चला देते हैं। ठीक है, तो E वेक्टर आपका आ जाएगा, देखो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश या किसी एकांक आवेश जो भी आपका है उसके हिसाब से। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब एक आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके हिसाब से अपन चलते हैं। मान लेते कोई आवेश आपके पास में Q है, जिसका विद्युत क्षेत्र में थोड़ा दिखा देता हूं, ये विद्युत क्षेत्र है, Q का विद्युत क्षेत्र है। ठीक है,
ये रखा हुआ कहां पे है, किसी बिंदु O पे रखा हुआ है, ठीक है। किसी Q नोट आवेश को मैं लेके आ रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका विद्युत क्षेत्र अगर मेरे को चेक करना है तो मेरे को किसी अन्य आवेश को लेके आना पड़ेगा। तो ये आपका है O पे और ये है मान लेते हैं किसी बिंदु P पे, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। तो यानी कि O से P पर अगर मैं कहता हूं ये प्लस का है और Q नोट जो परीक्षण आवेश आता है वो तो हमेशा धनात्मक प्रकृति का लेते हैं अपन। अगर पॉजिटिव टाइप का है तो O P पर बाहर की तरफ आपको पता है प्रतिकर्षण बल लगाएगा F वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे मेरे को विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी वो निकालने के से पहले मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं। तो आपको पता है E वेक्टर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है F वेक्टर अपॉन Q नोट। याद रखना ये F वेक्टर कौन सा है, जो परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं उस पर लगने वाला बल, और आपको पता है Q नोट क्या है, जो परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं उसका परिमाण, ठीक है। अब F वेक्टर का मान कितना होगा वो तो कूलॉम नियम से पढ़ चुके हैं कि K लिखते हैं। पहला आवेश कौन सा है, Q, दूसरा आवेश कौन सा है, Q नोट, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R का स्क्वायर, और आपको पता है मैंने यहाँ वेक्टर लगाया तो यहाँ पे मेरे को आर केप लगाना पड़ेगा, जो कि आर केप ओपी वेक्टर, यानी कि ये आर केप का मतलब है कि आपका ये बल जो लग रहा है ओपी दिशा में लग रहा है, ओ से पी की दिशा में लग रहा है। तो आर वेक्टर समझ लो आप, आर वेक्टर एक्चुअली में किसको बता रहा है, सॉरी आर केप किसको बता रहा है, ओपी, आप ओपी केप भी लिख सकते हो, इसको ओपी की दिशा को बता रहा है, मतलब ओपी वेक्टर को बता रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। तो आप ये चाहो तो लिख सकते हो, बाकी सिंपल आप आर केप भी लिख देना, ठीक है। यहां मान रख दूं मैं, तो ई वेक्टर क्या आ जाएगा फटाफट, के क्यू नोट आर केप अपॉन आर स्क्वायर, तो आपका हो गया एफ वेक्टर, और नीचे लिख रहा हूं मैं क्यू नोट से क्यू नोट कट रहा है देखो, और यहां पे क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर केप। याद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर वो क्यू नोट पे डिपेंड नहीं कर रही है, देख लो, क्योंकि क्यू नोट यहाँ पे क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ई वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, के क्यू आर केप अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, देखो आप यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है एक तो क्यू पर और आर पर, मेन किस पे डिपेंड कर रही है, ई, एक तो आपका स्रोत आवेश जो है Q और एक है आपका R, इस पे डिपेंड कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए। और E वेक्टर की जो दिशा होगी, E वेक्टर की दिशा वो वही है, देखो R केप वही आ रहा है, तो यानी कि F वेक्टर की दिशा में होगी, यानी कि R केप की दिशा क्या है, यहाँ पे R केप किसको शो कर रहा है, OP वेक्टर को। मैंने पहले बताया आपको कि OP केप या OP वेक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। तो यानी कि ये E वेक्टर की दिशा जो होगी ये बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दोनों का R केप सेम आ रहा है, यानी कि E वेक्टर जो होगा आप लिख सकते हो यहाँ पे OP वेक्टर बाहर दिशा, यानी कि एक तरह से ये बाहर की तरफ शो करेगा आपका ई वेक्टर किसको, यानी कि ओपी वेक्टर शो करा ओ से पी की तरफ, आपका विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और साथ में थोड़ा सा इसके ग्राफ भी खींच देते हैं अपन, किसके क्या क्या ग्राफ होंगे। तो थोड़ा सा देखो, ई और आर के अंदर अगर खींचना है, ई वेक्टर ई व आर के मध्य, तो आपको पता है ई और आर के बीच में कौन सा ग्राफ खींचने वाला है। तो यहाँ पे ई और आर का रिलेशन देखो पहले तो यहाँ पे देखो ई और आर का क्या है, तो ई जो है आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, आर लिखो या आर स्क्वायर लिखो। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है, और ई और आपसे पूछे दूसरा ई व 1/r या आर स्क्वायर, ठीक है, इसके बीच में ग्राफ खींचना है, तो आप खींच सकते हो ई और नीचे आ जाएगा 1/r स्क्वायर, तो इसके बीच में आपको पता है समानुपाती का ग्राफ आएगा, क्योंकि देखो ई जो है 1/r स्क्वायर के तो क्या है, ई 1/r स्क्वायर के क्या है, समानुपाती है, इस पूरी की पूरी टर्म्स के तो ई क्या है, समानुपाती है, लेकिन एक सिंगल आर की बात करेंगे तो उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ई और आर के बीच में तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा, ई और 1/r स्क्वायर के बीच में क्या आएगा, समानुपाती का ग्राफ आएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट होगा आपका विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है या विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको बोलते हैं अपन।
तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, सीधी सी एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूं आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र में, ये मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है, चार्जेस बिछा रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र है, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक वक्र खींच दूं, मैं वक्र या रेखा खींच दूं, मान लेते हैं ये आपकी काल्पनिक वक्र या रेखा है, कोई भी खींच दी मैंने लाइन, ठीक है, उस पे अगर मैं कोई दो बिंदु ले लेता हूं, एक तो ए पॉइंट ले लिया, मैंने बी पॉइंट ले लिया, तो इस पे अगर मैं कोई स्पर्श रेखा खींच देता हूं, तो ये स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई, टेंजेंशियल लाइन अगर मैं खींच देता हूं, स्पर्श रेखा आपको पता होना चाहिए, स्पर्श रेखा यानी कि इसको टच करती हुई जो लाइन जाएगी, अगर वो स्पर्श रेखा जो भी मैंने खींची है यहाँ पे, वो स्पर्श रेखा किसको बता देवे, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को अगर बता देवे, क्या बता देवे, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता देवे। जैसे यहाँ पे ए के लिए क्या आ जाएगा, ई ए वेक्टर, बी के लिए क्या आ जाएगा, ई बी वेक्टर, ठीक है। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को अगर बता देवे तो उस काल्पनिक रेखा को अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा की अपन बोलेंगे इसको, है ना। तो यानी कि डेफिनेशन क्या होगी ओवरऑल, कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि अपन कोई काल्पनिक वक्र या कोई रेखा खींच देवे और उसके किसी भी पॉइंट पे अगर स्पर्श रेखा खींच देवे, काल्पनिक वक्र पे अपन ने दो पॉइंट लिए ए और बी, उस पर अगर स्पर्श रेखा खींच देवे और उस स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा अपन ने खींची है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को अगर बता देती है, तो उस काल्पनिक वक्र को अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। ये क्लियर होना चाहिए आपको कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, ये स्पर्श रेखा आपको पता है, स्पर्श रेखा खींची जाए और उस बिंदु पर यदि वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता दे, तो उस काल्पनिक वक्र को अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक डेफिनेशन और भी होती है, वो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो कि मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र है, या तो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट है ये, सेकंड डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक वक्र खींचा जाए और जिस पर किसी अगर अपन कोई स्वतंत्र आवेश छोड़ दे, मतलब यहां पे अगर कोई स्वतंत्र आवेश ले ले, मान लो Q नोट, और वो उस काल्पनिक पथ पर मूव हो या चले, तो उस काल्पनिक पथ को अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। मतलब सीधी सी है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि अपन किसी भी स्वतंत्र आवेश को अगर छोड़ दिया जाए और जिस पथ पर वो मूव करता है उस विद्युत क्षेत्र में, तो उस पथ को अपन क्या कहेंगे, उस पथ को अपन कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। तो ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, विद्युत क्षेत्र रेखा। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट आता है इसमें थोड़ा सा एक चीज और, कि समान आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी। तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य देख लेते हैं, समान प्रकृति की आवेश यहां मैं बना दूंगा, यहां विपरीत प्रकृति के आवेश। देखो समान प्रकृति के आवेश ले लेता हूं मैं, प्लस का Q। तो ये अगर एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो इनमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलेगी, तो प्लस है, ये प्लस है, तो याद रखना प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो देखो इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, क्योंकि प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसमें भी ये इससे दूर होती हुई जाएगी, ये होगी इससे दूर होती हुई जाएगी, तो ये बाहर की तरफ जा रही है, तो आप इसको बाहर की तरफ बता सकते हो। तो यानी कि अगर ये इसकी क्रिया रेखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा ये बाहर की तरफ आपको निकलती हुई दिखानी पड़ेगी। मतलब ये होगा दो समान प्रकृति के आवेश अगर प्लस प्लस के हैं तो इनमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो क्या होगी, वो बाहर की तरफ, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देगी। जबकि अगर ऐसा होता कि एक प्लस का होता, एक माइनस का आवेश होता, तो उनमें क्या होगा, प्लस वाले से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और माइनस वाले में एंटर करेगी। तो देखो इसमें ऐसा होगा, प्लस वाले से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और माइनस वाले में क्या हो रही है, एंटर हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इस वाले में तो आपको एंटर कराती हुई दिखानी है, जैसे ये एंटर हो रही है, इस वाले में आपको बाहर
आती हुई दिखानी है। तो ये थोड़ा सा इसका डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि माइनस वाले में मेरे को पहले ही देख लिया मैंने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है एंटर करती है, तो यहां देखो ये एंटर करती हुई दिखा रहा हूं, जबकि प्लस वाले आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, बाहर जाती हुई दिखाई देती है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि प्लस वाला ये है और इस वाले में ये लाइन आपको दिखानी है। तो यानी कि समान प्रकृति के आवेशों में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का नेचर ये आपके सामने है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का नेचर आपके सामने है। यानी कि इसमें तो ये एक दूसरे के अंदर एंटर होती हुई दिखाई देगी, जबकि इसमें क्या होगी, बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म या विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाएगा आपसे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट गुणधर्म है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकल आवेश के कारण, ध्यान रखना, एकल आवेश के कारण, जैसे अगर वो धनावेश है, एकल कौन सा है, धनावेश, एकल मतलब सिंगल आवेश, अगर धनावेश है तो उस पॉइंट से स्टार्ट होकर कहां जाएगी पता नहीं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस अपन मान के चले अनंत, मतलब कहां जाएगी मेरे को पता नहीं, अननोन पॉइंट तक जाएगी। तो यानी कि प्लस आवेश के कारण ये उस बिंदु आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। अब इसका उल्टा अगर माइनस आवेश होता तो माइनस आवेश के कारण ये क्या होगा कि ये अनंत से, इससे जस्ट उल्टा, क्योंकि अनंत पे समाप्त हो रही थी, जबकि आपको बताया कि माइनस वाले आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है उसमें विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है, इसमें विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिंदु से अनंत तक जाएगी, जबकि ये अनंत से, माइनस वाले में अनंत से उस बिंदु तक आएगी। तो ये थोड़ा सा मेन डिफरेंस है। पहला गुणधर्म है प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिंदु आवेश से अनंत पर, जबकि माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से उस बिंदु आवेश पर। थोड़ा सा ध्यान रखना, बिंदु मतलब ये प्रारंभ होती है, ये समाप्त होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकंड प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखा की, जो अपन ने डेफिनेशन अभी बताई थी कि विद्युत क्षेत्र रेखा के, अगर किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु ए है, पर अगर मैं कोई स्पर्श रेखा खींचता हूं तो उस पॉइंट पर वो किसको बताएगी, विद्युत क्षेत्र को बताएगी। तो ए का विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई ए, तो यानी कि ये विद्युत क्षेत्र को बताती है। सेकंड गुणधर्म क्लियर होना चाहिए। पहला तो प्लस माइनस के लिए कि सिंगल आवेश से प्लस है तो स्टार्ट होगी, अनंत पे खत्म होगी, जबकि माइनस है तो अनंत से स्टार्ट होगी, उस बिंदु पे खत्म होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है या विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। थर्ड होता है सिंगल आवेश के कारण कभी भी, एकल आवेश के कारण कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करेगी, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो। प्लस क्यों है तो ऐसा नहीं है, अपन ने ये जरूर बताया कि अनंत पे जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है यहां से घूम के वापस कभी नहीं आएगी, याद रखना। प्लस आवेश के कारण कभी भी ये प्लस हो या माइनस, एक आवेश है तो उसके कारण कभी भी ये लूप का निर्माण नहीं करेगी, यानी कि बंद साइकिल का निर्माण नहीं करेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है समान प्रकृति के आवेशों में रेखाएं क्या होती है। अपन ने पहले देखा था समान प्रकृति के आवेशों में रेखाएं क्या हो रही थी कि प्लस वाले, अगर मैंने प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा था तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही थी, बाहर की तरफ, लंबाई के लंबवत बाहर की तरफ फैलने का प्रयास कर रही थी। तो प्लस आवेश के कारण क्या हो रहा था कि लंबाई के लंबत बाहर की तरफ फैलने का प्रयास कर रही थी, जबकि माइनस आवेश के कारण क्या हो रहा था, अगर यहीं पे अगर मैं एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू ले लेता विपरीत प्रकृति का आवेश, तो क्या हो रहा था कि लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास हो रहा था। यानी कि ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपका कहने का मतलब है कि समान प्रकृति के आवेशों में रेखाएं लंबाई के लंबवत व विपरीत प्रकृति के आवेशों में लंबाई की दिशा में संकुचित होती है। यहाँ लंबाई के लंबवत जो मैंने लिखा है, लंबाई के लंबवत फैलती है, फैलने का प्रयास करेगी समान में, जो कि ये आपका डायग्राम बता रहा है कि यहाँ फैल रही है। जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में लंबाई की लंबवत दिशा में क्या हो रही है, संकुचित, लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास हो रही है, यानी सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट होता है आपका कि जितना आवेश बड़ा होगा, सीधी सी बात है, आवेश का परिमाण जो होगा वो आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर मैं कहता हूं एक तो मेरा 5 माइक्रोकुलाम है, एक होगा मेरा 10 माइक्रोकुलाम है, तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके पास होगी, जिसका परिमाण ज्यादा होगा। तो आवेशों का जो परिमाण होगा वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ये चीज इसमें लिखा रखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितना परिमाण ज्यादा होगा उससे उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी 6 कहता है कि आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर पास पास है तो उस केस में आपका विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा।
परबल विद्युत क्षेत्र। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है तो आपका विद्युत क्षेत्र परबल होगा। मान लो ये वाला मैंने विद्युत क्षेत्र ऐसे शो कर रहा है, तो आपसे पूछे कि मैं 3 सर्कल बना देता हूं, ये एक लूप है, एक दूसरा लूप है और मान लो एक तीसरा लूप है, तो सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहां होगा? जो लूप पास पास में, बिल्कुल पास, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो बिल्कुल पास पास में हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होगी उतना ही वो विद्युत क्षेत्र परबल होगा। इसको नाम दे देता हूं ए, इसको बी और इसको सी। तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र ई ए, ई बी और ई सी, तो आपको पता सबसे ज्यादा कहां होगा? ए वाला। तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई सी, है ना। तो सबसे बड़ा यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होगी उतना ही विद्युत क्षेत्र जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्रबल विद्युत क्षेत्र दूर दूर जाएगी तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दुर्बल होता रहता है। एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, को नहीं काटती है। इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा, एक विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर इन्होंने एक दूसरे को काट लिया तो सीधी सी बात है साहब, यहां विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं। एक दूसरे को काटने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अनुपस्थिति, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या होगी? अनुपस्थिति होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो देखो मान लो ये है आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा नंबर ए, ये है आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा नंबर बी। अगर इन दोनों ने यहां पे किसी पॉइंट पी पे काट लिया तो विद्युत क्षेत्र रेखा तो अपन ने अभी पढ़ा कि जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो उसको किसको बताएगी? है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र देखो क्या क्या होंगे, यानी कि ई पी जो होगा वो दो तरह का होगा। यानी कि इस पॉइंट पी के लिए अगर ये ए लाइन को लेता हूं तो यहां पे विद्युत क्षेत्र ई पी किसके बराबर होगा? ई ए के बराबर होगा, है ना। ई पी वेक्टर ई ए वेक्टर लिख दूंगा क्योंकि यहां पे मैंने इस पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची, इस पे खींची। अब बी वाले केस में विद्युत क्षेत्र इसी पॉइंट पी पे, तो ई पी इस केस में किसके बराबर हो जाएगा? ई बी वेक्टर के बराबर होगा। एक ही पॉइंट पे दो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं, यानी कि ई ए और ई बी, दो विद्युत क्षेत्र एक पॉइंट पी पे आना तो संभव ही नहीं है। तो यानी कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पे दोनों काट रही है तो दोनों के विद्युत क्षेत्र है, एक का इधर जा रहा है एक का इधर जा रहा है, यानी एक पॉइंट पे दो विद्युत क्षेत्र तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी नहीं। तो सीधी सी बात है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी एक पॉइंट पे, याद रखना, यानी कि काटेगी नहीं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, वो आज मैं करा दूंगा, फास्ट कराऊंगा थोड़ा। अब एक नया टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहला है विद्युत द्विध्रुव, फिर अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव क्या है? सिंपल सा है, देखो दो आवेश, एक ले लेता हूं माइनस क्यू, एक ले लेता हूं प्लस क्यू, दोनों का परिमाण समान होना चाहिए लेकिन दोनों विपरीत प्रकृति की होनी चाहिए। अगर ये प्लस का 5 माइक्रोकुलाम है तो ये होना चाहिए माइनस का 5 माइक्रोकुलाम। अगर दो आवेश अत्यल्प दूरी पे, ये दूरी मैंने पढ़ाने के लिए बड़ी बताई है, बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, ठीक है, अत्यल्प दूरी पे रखे हुए हैं, तो इस व्यवस्था को, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पे रखे हुए हैं, मतलब बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, तो इस व्यवस्था को अपन क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। इनके बीच में डिस्टेंस जनरली लेते हैं 2a। 2a क्या है? इनके बीच की दूरी। तो याद रखना माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर हमेशा माइनस क्यू दिखाते हैं अपन, क्योंकि विद्युत यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे तो वो दिशा का भी थोड़ा सा फैक्टर आएगा। तो याद रखना, ये मान लेते हैं इसका केंद्र है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ 2-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन है उसको बोलते हैं अक्ष रेखा, अक्ष रेखा या अक्षीय रेखा। इस अक्ष रेखा के मध्य बिंदु, यानी कि ओ को क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु को बराबर भागों में बांटने वाली परस्पर लंबवत लाइन जो आएगी उसको बोलेंगे अपन निरक्ष रेखा, निरक्ष रेखा। तो क्लियर होना चाहिए कि 3-4 टर्मिनोलॉजी है आपके। तो पहले तो वापस एक बार फटाफट बता दो, विद्युत द्विध्रुव क्या कहेंगे? दो समान परिमाण Q और Q एवं विपरीत प्रकृति प्लस और माइनस के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर रखे हैं, तो इस व्यवस्था को अपन क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव व्यवस्था या विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे।
इसमें क्या क्या आएंगे, एक तो अक्षीय रेखा क्या होगी, दोनों आवेशों को क्षैतिज में मिलाने वाली रेखा। मध्य बिंदु क्या होगा, दोनों के सही सेंटर पॉइंट, अक्षीय रेखा का जो मध्य पॉइंट होगा उसको मध्य बिंदु कहेंगे। निरक्ष रेखा क्या होगी, इस मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली जो रेखा होगी उसको बोलेंगे अपन निरक्ष रेखा। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं P और उस पे लगा देते हैं वेक्टर, क्योंकि एक सदिश राशि होगा। यह तो व्यवस्था हुई जब दो आवेश बिल्कुल पास पास रखे हैं तो उससे प्राप्त जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो वो बताएंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर। वापस वही दो आवेश बता देता हूं, एक तो -q और एक आपका है +q। ठीक है, -q +q, ये इनका मध्य बिंदु O, इनके बीच में डिस्टेंस आपकी 2a। 2a क्या है, मध्य दूरी। ठीक है, यानी कि 2a तो ये इतनी सी a है और इसकी बची हुई शेष जो भाग है वो क्या है, a है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P बराबर, सीधी सी डेफिनेशन, किसी एक आवेश का परिमाण यानी कि q इंटू इनके मध्य की दूरी को अगर मैं गुणा कर दूं तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी एक आवेश का विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा इनके मध्य की दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर हो जाएगा 2aq, सदिश राशि है तो सदिश राशि को कैसे लिखेंगे, P वेक्टर बराबर 2a वेक्टर। यहां पे एक्चुअली में छोटी सी डिस्टेंस है तो उसको अपन विस्थापन के हिसाब से देख रहे हैं, और Q अदिश राशि है तो उस पर वेक्टर नहीं लगेगा, यानी कि P किसके कारण वेक्टर हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक विस्थापन या छोटी सी डिस्टेंस है। ये दूरी तो अदिश राशि, लेकिन अल्प दूरी जब लेते हैं ना, वो शॉर्ट डिस्टेंस, बिल्कुल उसी को तो अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसका मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, A का तो क्या हो जाएगा मीटर और Q का क्या हो जाएगा कुलाम, तो मीटर इंटू कुलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और विमा की बात करें तो इसका विमा क्या होगी, देखो विमा हो जाएगी, यहाँ द्रव्यमान तो आ नहीं रहा m0, डिस्टेंस आ रही है L1 और कुलाम का आता है T1A1, तो T1A1। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात, तो यहाँ P वेक्टर की दिशा की बात करेंगे तो P वेक्टर की दिशा हमेशा -q से +q की तरफ होगी, यानी कि P वेक्टर की जो दिशा होगी, की दिशा याद रखना -q आवेश से +q की ओर होगी हमेशा, ये याद रखना। तो ये आ गया आपका विद्युत द्विध्रुव, एक व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पूरा का पूरा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मात्रक ध्यान रखना, विमा याद रखना और लास्ट में इसका डायरेक्शन ध्यान रखना। अब अपन करेंगे इसमें दो डेरिवेशन आते हैं, एक डेरिवेशन आज कर लेते हैं तो पूरा देख लो आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें फर्स्ट केस है आपका जब बिंदु P, कोई भी बिंदु लेंगे, अक्ष पर स्थित हो तो यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना आपको कि अक्ष पर अगर कोई बिंदु P है तो उस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे अपन, तो उसका मैं बता रहा हूं आपको, फटाफट निकाल के। डायग्राम मेन होगा, डायग्राम पे ध्यान में रखना है। अक्ष पर मतलब पता ही है आपको, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी को मैं अक्ष बोल रहा हूं, तो अक्ष का तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो डायग्राम बना देते हैं, पहले तो विद्युत द्विध्रुव बना देता हूं, एक -q ये रहा, ठीक है, और ये रहा आपका +q। ठीक है, दोनों के मध्य बिंदु क्या है O, और अक्ष पर है तो इसी लाइन पे होगा कहीं ना कहीं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है a और यहां से यहां तक की नेक्स्ट है a। टोटल कितनी है, 2a है आपकी, तो ये यहां से यहां तक की टोटल आपकी 2a, ये ध्यान में रखना है। अब इस अक्ष पर कोई बिंदु ले रहा हूं मैं आगे, तो अक्ष पर कोई बिंदु है P जिसपे मेरे को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इस O से P की डिस्टेंस क्या है, r। O से P कितना है, r है। तो साहब इस P की, अब मैं किसी बिंदु, वो अपन ने एक इससे पहले पढ़ चुके, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो यानी कि +q से P की डिस्टेंस भी मेरे को पता होनी चाहिए और -q से P की डिस्टेंस भी मेरे को पता होना चाहिए। तो देखो पहले तो ये देखो ये कितनी है, ये यहां से +q से P के बीच की डिस्टेंस ये r है। ठीक है,
इसमें से अगर मैं a माइनस कर दूंगा तो ये कितनी बचेगी, r माइनस ए, तो r माइनस ए, p तक की डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये एक डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता है कि प्लस q से p, r माइनस ए, विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट p पर प्लस के कारण बाहर की तरफ, तो इसको मैं मान रहा हूं E1 वेक्टर। तो प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 वेक्टर, क्या होगा, बाहर की तरफ। सेकंड, अब माइनस q से p की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो माइनस q से p की, देखो o से p कितनी है अपने पास r में अगर a जोड़ दूं तो कितनी हो जाएगी, r प्लस a, तो r प्लस a मेरी होगी o से सॉरी यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि इसको मैं a नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं b। तो याद रखना b से p r माइनस ए विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, जबकि a से p जो आपके r प्लस ए, और विद्युत क्षेत्र क्योंकि अंदर की तरफ होगा E2 वेक्टर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुछ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा डेटा। E1 वेक्टर जो है, E1 वेक्टर प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या तीव्रता, ठीक है, E1 हो गया ये। E2 वेक्टर क्या होगा, माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन यहीं से, ठीक है। पहले निकालूंगा मैं E1 वेक्टर कितना होगा, तो E1 वेक्टर कौन सा है, प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस q के कारण आपका आ रहा है E1 वेक्टर। और E1 वेक्टर कितना होगा, फटाफट देखो आप, E1 वेक्टर होगा, फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल k, और यहां पे प्लस का q अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी, b से p की r माइनस a। यहां पे आता क्या है, अपन ने पढ़ा है kq अपॉन r स्क्वायर, तो r की जगह क्या अपने पास r माइनस a का स्क्वायर, और साथ में यहां पे आपको p केप क्यों लिखा मैंने, p की डायरेक्शन कि मतलब E1 की डायरेक्शन जो कि बताएगा p केप, है ना। तो आप लिखोगे बाहर की तरफ, यानी कि बाहर, यानी कि कौन, किस दिशा में, आपकी बीपी से बाहर की तरफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट। माइनस क्यू के कारण क्या होगा, माइनस क्यू के कारण आपका विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर कितना हो जाएगा, E2 वेक्टर हो जाएगा K, और यहां पे माइनस क्यू, क्योंकि वहां पे तो प्लस क्यू था, यहां पे माइनस क्यू, और यहां पे डिस्टेंस क्या लिखूंगा, A से P तक की कितनी है, R प्लस ए, तो R प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P केप आ जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शो कर दिया, या आप Q को यहाँ लिखना चाहो, माइनस को यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी PA की ओर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कुल विद्युत क्षेत्र P पर, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हो जाएगा E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, सदिश राशि ये जोड़ सकते हैं, सदिशों का योग। तो E वेक्टर कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, तो अपने पास है KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहां पे आ रहा P केप एकांक सदिश, प्लस K और माइनस का Q R प्लस A का स्क्वायर P केप। ये ध्यान में रखना है। यहां से आप थोड़ा सा कॉमन ले लो जो निकल रहा है, यहाँ पे K और Q भी बाहर निकल रहा है, तो पहले K Q को निकलूंगा और P K को उधर ले लूंगा, तो यहां बचेगा 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, और ये माइनस यहीं पे माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन यहां बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर, और P केप को मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया बाहर, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा इसको। अब एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम से बात कर ले अपन, तो ई वेक्टर आपका आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर के क्यू तो बाहर है ही है, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, पी केप को बाहर छोड़ दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर माइनस है तो इसकी जगह आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और माइनस ये उधर चला जाएगा, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि इरेज बोर्ड छोटा है, तो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर वाले को खोल ले अपन, तो ऊपर वालों को खोलेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा आपके पास में ई वेक्टर जो आएगा,
के क्यू, आप चाहो तो इसको अक्षीय लिख सकते हो, इस ए नेट जो आपका है उसको ई अक्षीय वहां लिख सकते हो आप। तो के क्यू तो है ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे देखो, नीचे क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को खोलना पड़ेगा, पी के एफ में यही लिख रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाले को ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से मेरे को खोलना पड़ेगा। तो इसको पहले इसको खोल लेता हूं, तो इसका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, ये माइनस गुणा भी होगा पहले माइनस इससे, फिर वो फॉर्मूला तो आपको पता है, माइनस का इससे होगा ए आर स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का ए स्क्वायर, वो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएंगे प्लस 2RA। तो यहाँ पे कट रहा होगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर आपका कट रहा है, यहाँ आ जाएगा के क्यू, और आपको पता है तो नीचे देखो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर तो कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा पहले तो इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करके इसको कर लिया, कि होल स्क्वायर दोनों में पावर कॉमन थी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर में होल स्क्वायर लगा देता हूं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे 2RA और 2RA कितने हो जाएंगे, 4RA, और यहाँ पे क्या चलेगा आपका पी के, याद रखना। तो के क्यू, यहां पे देखो इसको मैं तोड़ रहा हूं थोड़ा, 2 इंटू 2AR, ठीक है, ये अलग कर दिया मैंने पी के, और यहां पे अगर मैं कह देता हूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे मैं बना रहा हूं के बाहर ले लिया, 2A और Q को मैं अंदर ले जा रहा हूं और बाकी इसको बाहर ले लेता हूं। के देखो, के अपनी जगह, 2 अपने आप ही बाहर आ गया, 2K, और R को भी मैं बाहर ले लेता हूं, और यहां क्या बचेगा अंदर 2AQ। अगर मैं कह देता हूं आर स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से, वो दिख भी रहा होगा, आर तो बहुत बड़ी है ए से, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर को अपन क्या कर देंगे, लगभग नेग्लेक्ट यानी कि 0 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी के एफ तो है ही है, यहाँ आर स्क्वायर माइनस 0 आएगा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे 2AQ को याद करो, आपको मैंने द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, तो यहाँ पे उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो 2KR, और यहाँ आ जाएगा P अपॉन, यहाँ आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, R की पावर 4PK, ठीक है, और एक R से एक R कट गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा फाइनली, ई अक्षीय इज इक्वल टू 2KP अपॉन RQ। अगर आपको इसको लिखना है ऐसे डायरेक्ट लिखना है, और अगर वेक्टर वाइज लिखना है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ई, ये तो आपका वेक्टर में चल रहा था क्योंकि अपन ने पी कैप लगाया, तो आप हर जगह आप वेक्टर लगा देना यहाँ पे, ई वेक्टर, क्योंकि अपन ने यूनिट वेक्टर चला रहे हैं। अक्षीय ये वो भी आपको ध्यान में रखना है, ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर। अगर आपको अगर वेक्टर वाइज लिखना है तो यूनिट वेक्टर आपको बताना पड़ेगा, और बिना वेक्टर लिखना है तो ई अक्षीय आपका आ जाएगा, ई अक्षीय बराबर 2KP अपॉन RQ। यह आपका होगा अक्षीय स्थिति में आपका द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अदिश रूप, सदिश, यह आपका सदिश फॉर्म है और मैग्नीट्यूड फॉर्म दोनों को मैंने साथ लिखा है, तो आप इसको ढंग से पढ़ना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप वापस आप पूछ लेना, कमेंट में आप लिख सकते हो, आप जो भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको तरीके से याद करना। अब एक छोटा सा टॉपिक और है निरक्ष स्थिति में, और एक बला गुण निकालना है जो अगले आपके लेक्चर में मिल जाएगा। एंड थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों को कुछ ना कुछ अपने को नया कंटेंट उनके पास जाएगा। हो सकता है घर बैठे हैं, कोई गाँव में बच्चे हैं, उनको अगर पता अभी स्कूल्स वगैरह खुली हुई नहीं है, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो घर बैठे इस चीज को वहां तक अपन उसको पहुंचा सकते हैं। तो आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का भला हो सकता है, तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।